डेट है आज 30 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पीएम प्रणाम स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये अप्रूवल दे दिया है कि जो पीएम स्कीम है इसको लागू किया जाएगा। पीएम स्कीम है क्या? इसका मतलब है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नोरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। देखो, जो अर्थ है यानी कि सॉइल है उसको रेनोवेट करना है, उसको सुधारना है, नोरिशमेंट करना है, इसकी जागरूकता भी फैलानी है किसानों में। कैसे? देखो, अभी खेती करने में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज होता है, जैसे यूरिया हो गया या डीएपी हो गया। इनसे क्या है, जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता, वो ख़त्म होती चली जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, किसको? केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज को रिड्यूस करने के लिए, कि जो किसान हैं वो कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करें, इसके लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च की है। इसमें किया क्या जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सहायता देगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो भी ऐसे प्रयास करेंगे कि अगर किसी स्टेट में जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज है कम हो रहा है और उसकी जगह पे किसी और फर्टिलाइज़र का, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया या फिर बायो फर्टिलाइज़र हो गया, इनका यूज हो रहा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देगी और स्टेट गवर्नमेंट किसानों को देगी। सब्सिडी मतलब सहायता। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो एफआईआर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी, एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 4। जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? एफआईआर जानते हो आप? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हो तो उसे एफआईआर बोलते हैं। तो जीरो एफआईआर क्या होती है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? देखो, मणिपुर में वॉयलेंस चल रही है बहुत ज़्यादा, आपको पता है। तो वहाँ पे मणिपुर में बहुत सारी जीरो एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो क्या है ये? देखो, आपको पता है, मान लो ये एरिया है, एक स्टेट है, स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक हैं, तहसील हैं, और फिर इनमें बहुत सारे विलेज हैं। हर एक विलेज में चौकी बनी होती है और डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस का, मतलब मेन जो पुलिस का थाना होता है मेन डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन है। ये डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है यहाँ पे, इसका एक जुरिस्डिक्शन है, एक एरिया है कि इस एरिया के लोगों को ये ही कवर करेगा। ये पुलिस स्टेशन है जो डिस्ट्रिक्ट में। अब मान लो ये वाली डिस्ट्रिक्ट है बी वाली, ये मान लो ए थी और ये बी थी। ए वाले का डिस्ट्रिक्ट का कोई रेजिडेंस है और वो बी डिस्ट्रिक्ट में आ गया यहाँ पे अपनी जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो ये पुलिस वाले जनरली क्या करते हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन, मतलब हमारा दायरा नहीं आता इसमें, आप कहाँ से हो, यहाँ से हो तो वहाँ पे जाओ, आप वहीं पे अपनी एफआईआर दर्ज करो। तो ये कह के लौटा देते हैं। लेकिन फिर ये कंसेप्ट लाया गया जीरो एफआईआर का। तो ये देखो, कोई भी पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखाने के लिए जाओगे, वहाँ पे भले ही उसके दायरे में आता हो या नहीं आता हो, मतलब उस पुलिस स्टेशन की पावर हो नहीं हो, उसके जुरिस्डिक्शन में आता हो नहीं आता हो, वो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। तो इसी को बोलते हैं जीरो एफआईआर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, जहाँ पे ऑफेंसेस कमिटेड हुआ है या नहीं हुआ। मतलब अपराध, मान लो अगर ए डिस्ट्रिक्ट में कमिट हुआ है, मान लो ये एक स्टेट है, ये ए डिस्ट्रिक्ट है, ये बी डिस्ट्रिक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है ए डिस्ट्रिक्ट में, तो भले ही वो दूसरा जो विक्टिम है किसी ने देखा है, तो बी डिस्ट्रिक्ट में भी जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो वो भले ही क्राइम ए में हुआ है और बी में दर्ज कराएगा एफआईआर, तो उसे बोलेंगे जीरो एफआईआर। अगर बी में क्राइम हुआ बी डिस्ट्रिक्ट में और वो क्राइम यहाँ पे बी में हुआ, बल्कि रजिस्टर कहाँ पे की गई है एफआईआर? ए डिस्ट्रिक्ट में, तो भी उसे जीरो एफआईआर बोलेंगे। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, जहाँ पे क्राइम हुआ है, भले ही कोई सा भी एरिया हो, कहीं पे भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, उसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। तो ये भले ही उसके जुरिस्डिक्शन में आता हो या ना आता हो, एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाद में भले ही जो वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वो आता है, जिस जुरिस्डिक्शन में, तो उस पुलिस स्टेशन को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। तो ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? ये देखो, निर्भय गैंग रेस हुआ था एक 2012 में, ये बहुत ही फेमस था। तो इस गैंग रेस के बाद एक वर्मा कमेटी बैठी थी। ये वर्मा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी अपनी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे, इसकी सिफारिश के आधार पे, किसके आधार पे? वर्मा कमेटी की सिफारिश के आधार पे ये जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस की गई। तो अब कोई भी आदमी कहीं पे भी क्राइम हुआ हो भले ही, तो वो रजिस्टर करा सकता है जीरो एफआईआर।
तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है पुलिस की कि पुलिस किसी भी आदमी को ये कह के नहीं भेज सकती कि मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं आता, आप वहाँ पे जाओ दूसरे पुलिस स्टेशन में। तो वो रजिस्टर करेगा एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन क्विकली स्टार्ट कर देगा, वो जांच स्टार्ट कर देगा, और भले ही आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाद में उसको एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन आता हो। तो अब जान लेते हैं थोड़ा एफआईआर के बारे में भी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, देखो ये आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो सीआरपीसी, उसका सेक्शन है सेक्शन 154। सेक्शन 154 के तहत पुलिस ऑफिसर को आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन सूचना दे सकते हो राइटिंग में लिख के, तो उसी को बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मान लो मैं दर्ज कराने जा रहा हूँ कोई सूचना पुलिस के पास, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्पज होता है कि जो क्रिमिनल लॉ है मैं उसको यूज करूँ, क्रिमिनल लॉ को हम मोशन में लेके आएँ कि क्रिमिनल लॉ जो कानून बनाया गया अपराधों से निपटने के लिए उसका कम से कम यूज हो, ऐसा नहीं है सिर्फ खाली पड़ा रहे। और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी भी आदमी से लेगा ताकि वो आगे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी हुई हैं उनको सर्च कर सके और उन पे जो भी अपराधी है जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसको कोर्ट में ले जाके प्रोड्यूस कर सके, कोर्ट के सामने ले जाके उसे प्रोड्यूस कर सके। ये पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है एफआईआर का मतलब। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2, 1 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है, मतलब अपने सहमति दे दी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को। इस बिल के तहत ये पार्लियामेंट में जब पास हो जाएगा तो एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। क्या है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? ये देखो होगी हमारे इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन हो, इनोवेशन हो, इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। अभी जो करंट लॉ है अभी उसमें देखो ऐसा प्रोविज़न नहीं है, हमारे इंडिया में जो अभी कानून है उसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा प्रमोट करता हो, बल्कि प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इस बिल में ये ध्यान दिया गया है कि प्राइवेट कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे आविष्कार करने में, नई नई इनोवेशन करने में, रिसर्च डेवलपमेंट करने में। तो इसके मेजर फीचर क्या हैं ये जान लेते हैं इस बिल के। इसमें देखो एक एनआरएफ तो ये बनाई जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी, हमारे इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करेगी। हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या कोई लेबोरेटरीज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसमें इस बिल में ये भी प्रोविज़न है। देखो अभी जो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, इसके अंडर काम करता है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और ये पार्लियामेंट ने 2008 में बनाया था। अब इसको हटा दिया जाएगा, रिपील कर देंगे इसको। रिपील का मतलब हटा देना या रद्द कर देना। इसको हटा दिया जाएगा और फिर एनआरएफ में ही मिला दिया जाएगा इसको। अब होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये पहले जो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता था, मेन बॉडी है हमारे इंडिया की अभी तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करती है, नई नई स्टार्टअप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट से रिलेटेड फंडिंग प्रोवाइड करती है, पैसा देती है, मनी प्रोवाइड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब होगा एनआरएफ, रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और देखो ये बनाया जा रहा ना एनआरएफ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके लिए रिकमेंडेशन था जो 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें भी एक प्रोविज़न था कि एक एनआरएफ बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट होगी 50,000 करोड़। कितने साल के लिए? 2023 से 2028 के लिए। गवर्नमेंट इसमें 10,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगी अगले 5 साल के लिए, और 36,000 करोड़ के लगभग प्राइवेट सेक्टर से आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। किसके लिए? एनआरएफ के लिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। और एक इसके लिए गवर्निंग बोर्ड होगा जो इसको गवर्न करेगा। गवर्निंग बोर्ड किसको गवर्न करेगा? इसको, एनआरएफ को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। और गवर्निंग बोर्ड में मेंबर कौन होंगे सदस्य?
प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे, प्रेसिडेंट बोल सकते हो। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट का यहाँ मतलब राष्ट्रपति नहीं है, इस बोर्ड के जो गवर्निंग बोर्ड है ना, इसके अध्यक्ष होंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली इस गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो जब ये एनआरएफ सेटअप हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी ऑटोमेटिकली इस गवर्निंग बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे, वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे इस बोर्ड के। और एक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो, और एजुकेशन मिनिस्टर, ये दोनों एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपाध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के। इसमें और भी कई सारे मेंबर होंगे, रिसर्चर, प्रोफेशनल्स जो रिसर्च डेवलपमेंट्स के एक्सपर्ट हैं, वो भी इसके मेंबर होंगे गवर्निंग बोर्ड के। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए फंक्शनिंग जो होगी, उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे, अध्यक्ष उसके होंगे जो हमारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, वो इसके चेयरपर्सन होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो इसकी फंक्शनिंग देखेंगे एनआरएफ की। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनआरएफ का, ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट, लक्ष्य, वही लक्ष्य जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना हमारे इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो आने वाले टाइम में। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा आएगा। एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, या आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनमें भी रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो अभी तक इन्हीं पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च का फंड जाता है वो बहुत ही कम जाता है, लगभग 10%। जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए फंडिंग बहुत ही कम जाती है, तो इसको भी सॉल्व किया जाएगा इसमें। एनआरएफ देखो रिसर्च जो फंडिंग है वो प्रायोरिटाइज करेगा, मतलब फंडिंग कितनी जानी है और किस रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कितनी फंडिंग जानी है, किस एरिया को कितना सपोर्ट करना है, ये देखेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एनआरएफ है ये कोलैबोरेट करेगा इंडस्ट्रीज से, गवर्नमेंट से, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इनके साथ कोलैबोरेट करेगा एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या होगी, वही इंपॉर्टेंस होगी जो अब तक डिस्कस कर रहे हैं हम। रिसर्च डेवलपमेंट आएगी हर एक एरियाज़ में, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो या सेमी अर्बन एरिया हो या अर्बन एरिया हो। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, सेमी अर्बन मतलब थोड़ा कम शहरी क्षेत्र है, पेरीफेरियल एरिया मतलब अर्बन एरियाज़ के आसपास का जो एरिया है, या रूरल एरियाज़ के आसपास का एरिया है जो पेरीफेरियल एरिया, उसमें भी, या जो कोई ऐसा एरिया है या कोई साइंस प्रोजेक्ट जो अभी नेगलेक्टेड है, जिसके लिए अभी कोई फंडिंग दी नहीं गई है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंडियन सोसाइटीज़ की और जो बिग प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाएगा। और इसमें यही नहीं है कि सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ही फंडिंग दी जाएगी, बल्कि और एरियाज़ के लिए भी फंडिंग दी जाएगी, जैसे सोशल साइंस के लिए, आर्ट के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, इसके लिए भी फंडिंग दी जाएगी ताकि इन एरियाज़ में और ज़्यादा फंडिंग आए। तो मैनेजमेंट सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। और सुपर कंप्यूटर मिशन है जो हमारा, या क्वांटम मिशन है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मीरा पेबीज, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल आप एसए के टॉपिक में भी यूज कर सकते हो अगर कोई लीडरशिप के लिए कोई क्वेश्चन आता है, या एथिक्स के पेपर में GS4 में लीडरशिप से कोई पेपर आता है, मतलब लीडरशिप से कोई उस पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उसमें इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। हुआ क्या है, अभी देखो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, वहाँ पे इंडियन आर्मी जो अपना कर रहे हैं एक्टिविटी, उसको ये रोक रही है मीरा पेबीज। ये क्या है, मणिपुर में देखो एक वुमन का, महिलाओं का ग्रुप है जो लीडरशिप निभाता है। किस काम में, कोई भी काम हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे वायलेंस हो रही है, वायलेंस को रोकने के लिए ये अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो रियोट्स हैं, जो दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद या अनरेस्ट हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसको रोका जा सके। तो मेनली हमें जानना मीरा पेबीज क्या है। देखो ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक ये एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक एक तरह से। इनको मीरा पेबीज को वुमन टॉर्च बियरर भी बोला जाता है। वुमन टॉर्च बियरर क्यों, क्योंकि ये अपने हाथ में ना मिसाल लेके चलती हैं इस तरह से, देखो ये महिलाएं, और अधिकतर रात में निकलती हैं ये मिसाल लेके। ये जो आग लगी हुई है इस लकड़ी में पकड़ा हुआ है जो, तो ये इसलिए इनको वुमन टॉर्च बियरर भी बोलते हैं। ये इसलिए जाती हैं ताकि जो कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हार्मफुल है उसको रोका जा सके। और जो ये है ना मीरा पेबीज, इनको
ईमाज के नाम से भी जानते हैं, ईमाज, या मदर्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर की मदर, माता, या मीती वुमन के नाम से जानते हैं। और लगभग हर एक सेक्शन से आती हैं ये महिलाएं, मतलब कोई भी समाज में कोई समुदाय हो, जाति हो, हर एक सेक्शन से महिलाएं आती हैं और कोई एक्टिविटी ऐसी है उसको रोकने के लिए काम करती हैं जो नुकसानदायक है समाज के लिए। जैसे अभी यहाँ पे हिंसा हो रही है, सबके लिए नुकसानदायक है, तो इस हिंसा को रोकने के लिए निकली हैं। तो ये पावरफुल मॉरल फोर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करती हैं। मीरा पेबीज देखो ये वर्ल्ड में पूरे फेमस हैं, और ये जो ग्रुप है सीनियर वुमन का ग्रुप होता है एक तरह से ये, और इनको जो लीड करती है, नेतृत्व करती है, वो भी सीनियर वुमन करती है, सीनियर महिला। जो मीरा पेबीज हैं इन्होंने देखो 1977 में एक बहुत अच्छा रोल निभाया था, मूवमेंट चलाया था इन्होंने, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब ये लीडरशिप निभाई थी तो एल्कोहलिज्म और ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए चलाई थी। मतलब देखो जो किसी स्टेट में, इनके मणिपुर स्टेट में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे ऐसे कि ड्रग अब्यूज़ के, नशीली पदार्थ का सेवन करते थे बच्चे, आदमी लोग, दारू वगैरह, शराब वगैरह पीते थे। तो इस शराब को रोकने के लिए, ड्रग वगैरह को रोकने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, तब से ये फेमस हुई थी मीरा पेबीज। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आर्मामेंट का मतलब होता है कोई भी हथियार, वीपन्स हो सकता है, आर्म्स, एम्यूनिशन। डिसआर्मामेंट का मतलब हथियारों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। इंटरनल सिक्योरिटी आप जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये एक रिपोर्ट है जो जारी करती है सिप्री एनुअली। सिप्री क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्वीडन में। स्वीडन आप जानते हैं यूरोप में एक कंट्री है, ये रहा स्वीडन। यहाँ पे स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम में भी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बताती है कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वार हेड हैं, न्यूक्लियर वीपन्स हैं, नाभिकीय हथियार जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम। तो इसकी रिपोर्ट निकालती है एनुअली। इसने कहा है पिछले साल से इस साल ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड इंक्रीज हुए हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा है देख लेते हैं। देखो पिछले साल से जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक 86 ज़्यादा बढ़े हैं न्यूक्लियर वीपन्स। अभी 2023 में, जनवरी 2023 में कितने हैं पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वीपन्स, नाभिकीय हथियार? ये है 9576। ये मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है, मतलब मिलिट्री के पास है ये, हर देश की मिलिट्री के पास, मतलब हर एक देश नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनके पास। और ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में 9 कंट्री हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम। 9 कंट्रीज़ के अलावा किसी के पास नहीं है। वो कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे हम। अभी टोटल कितने हैं ये जान लो, 9576। पिछले साल से 86 बढ़े हैं। इनमें देखो 3844 ऐसे हैं जो डिप्लॉय कर रखे हैं मिसाइल के साथ, मतलब उन्हें कभी भी चलाया जा सकता है। और 2000 ऐसे वीपन्स हैं जो केवल 2 कंट्रीज़ के ही पास हैं। 2 कंट्रीज़ ने डिप्लॉय कर रखे हैं। कौन कौन सी? रसिया और यूएसए ने। और 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट कौन से हैं? पहले तो 5 तो वो हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना। बाकी के कौन कौन से? 4, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ये 9 कंट्री हैं टोटल। ये आप मैप पे देख सकते हो इन्हें। ये देखो यूएस तो आप जानते हो, यूके यहाँ पे, ये फ्रांस यहाँ पे 3 हो गए, रसिया और चाइना कितने हो गए? 5। इंडिया कहाँ गया? ये इंडिया, पाकिस्तान कितने हो गए? 7। इधर आपका इजराइल है यहाँ पिंक कलर का छोटा सा, और इधर आपका ये नॉर्थ कोरिया। तो ये 9 कंट्री हैं जिनके पास हैं। और इनके पास जो पिछले साल थे न्यूक्लियर वीपन्स वो इस साल इंक्रीज हो गए हैं। अगर चाइना की बात करें हम, चाइना में पिछले साल 350 थे, अब हो गए 410, मतलब 60 इंक्रीज कर लिए इसने। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 160 थे पिछले साल, अब हो गए 164। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पिछले साल पाकिस्तान के पास 165 थे, अब 170 हो गए, मतलब पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा हैं न्यूक्लियर वीपन्स, 170 अभी जनवरी 2023 तक। और हमारे पास कितने? 164, 6 ज़्यादा हैं पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 1 में भी। देखो एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे लिथियम है,
वेनाडियम है, ये क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या काम आते हैं, जैसे बैटरी बनाने के लिए काम आता है लिथियम, जो आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में जो बैटरी यूज होती है, वो बैटरी किससे बनी होती है, लिथियम से। तो ये ऐसे मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब खनिज पदार्थ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन बनाना, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे देखो ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये मेटेलिक भी हो सकते हैं या नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, मतलब धातु भी अधातु दोनों हो सकते हैं। इनकी फंक्शनिंग क्या है, असेंशियल होते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, इकोनॉमी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करना रिस्की हो जाता है। जो मिनरल्स का चेंज है क्रिटिकलिटी का, वो देखो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी देखो कोई क्रिटिकल मिनरल्स अभी हैं ये लिथियम वगैरह, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि कोई और मेटल या नॉन मेटल यूज हो जिससे और अच्छी बैटरी बनाई जा सके, जिसमें लिथियम का यूज ही ना हो, और ऐसी बैटरी हो एक बार चार्ज करो 1 महीने 2 महीने तक चले। तो कुछ कह नहीं सकते कि ये हमेशा ही क्रिटिकल मिनरल्स रहेगा। इनकी क्रिटिकलिटी सप्लाई के हिसाब से, नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है एक बार कोई मिनरल परमानेंटली क्रिटिकल मिनरल हो गया, कैटेगरी में आ गया, तो वो फिर हमेशा ही क्रिटिकल मिनरल रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूज कहाँ कहाँ पे। इनके यूज़ देखो एडवांस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज हो सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, फाइबर ऑप्टिकल केबल, सेमीकंडक्टर, बैंक नोट, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल एप्लीकेशन, सब में यूज होता है इनका। और मेनली इनका लो इमिशन टेक्नोलॉजी में, जिनमें कार्बन इमिशन कम होता हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, विंड टर्बाइन में, सोलर पैनल, रिचार्जेबल बैटरीज, इनमें यूज होता है क्रिटिकल मिनरल का। और देखो स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने में भी इनका यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं क्रिटिकल मिनरल के, जैसे हमने ऊपर देखे लिथियम, वेनेडियम, और एंटीमनी भी है, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम, वेनेडियम, ये ऊपर देख चुके हैं हम। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है पूरे वर्ल्ड में, चिली। चिली साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ब्राज़ील, इधर देख रहे हो आप ब्राज़ील, इधर बोलिविया, इधर है ये चिली पिंक कलर का। सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री, चाइना आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री आपको पता है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है एक, यूएसए का एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या करता है, यूएस कंट्रीज़ को मिनरल देता है, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं सप्लाई करता है। जून 2022 में स्टार्ट किया गया था ये क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए। इसका गोल यही है कि जो प्रोड्यूस किया जाए क्रिटिकल मिनरल्स, और जिसको ज़रूरत है उसकी सप्लाई को इंश्योर किया जाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। इसमें 17 रेयर अर्थ मिनरल आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ कोबाल्ट, निकल, लिथियम जैसे मिनरल आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी सप्लाई करता है यूएस, अमेरिका, दूसरे कंट्रीज़ को। इंडिया को भी इसमें इंडक्ट कर लिया है। अभी देखो इंडिया की विजिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएस में, तो अभी इंडिया यूएस के जो एग्रीमेंट है उसमें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया है। तो यूएस क्या है, इंडिया को भी ये क्रिटिकल मिनरल्स बेचेगा, सप्लाई करेगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म, समाजवाद बोलते हैं हिंदी में, सोशलिज्म। ये एक टर्म न्यूज में थी, क्या है ये, वैसे तो आप जानते होंगे सोशलिज्म हमारे इंडिया में कौन सा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया हुआ है। सोशलिज्म का मतलब है देखो ऐसी व्यवस्था या ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा, क्योंकि देखो जिस शब्द में ये ISM जुड़ जाए उसका मतलब है आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो कैसी विचारधारा है ये, ऐसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा, जो ये कहती है कि किसी कंट्री में अगर कोई मान लो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज हैं या वेल्थ है, लैंड है, भूमि है, कोई भी रिसोर्सेज है, उनका कंट्रोल, ऑनरशिप किसी एक आदमी, इंडिविजुअल के पास ना हो, या किसी कोई रिच पीपल हैं उन्हीं के पास ना हो, बल्कि ऑनरशिप कलेक्टिवली हो, सभी के पास हो, यानी कि अधिकतर गवर्नमेंट के पास हो, ताकि उन पे सभी का हक हो। अगर सबके पास हो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोसाइटी में समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके समाज में से, जो ऐसा मानता है उसको घटाया जा सके, और सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल के प्रॉफिट के हिसाब से। जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, पूंजीवाद बोलते हैं हिंदी में। उसका मतलब उसमें सिर्फ
इंडिविजुअल पर्सन अपनी प्रॉफिट को देखता है, अपनी भलाई को देखता है। और सोशलिज्म के कंसेप्ट में इंडिविजुअल की भलाई नहीं देखी जाती, बल्कि देखी जाती है सोसाइटी की। मतलब एक दो आदमी को क्या फ़ायदा ये नहीं देखा जाता, बल्कि एट ए लार्ज, एट ए होल, पूरी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, रिसोर्सेज का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वेल्थ का। इशू क्या है इसमें सोशलिज्म में? देखो रिसेंटली कुछ इशू, कुछ मुद्दे देखे गए, कुछ परेशानियां देखी गई सोशलिज्म में भी। जैसे बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें सोशलिज्म है, जैसे फ्रांस में, स्वीडन में, रसिया में, इंडिया में सोशलिज्म का कंसेप्ट अपना गया। लेकिन कुछ समय में ये देखा गया कि सोशलिज्म में भी प्रोटेस्ट देखे गए, विद्रोह देखे गए बिलियनियर के अगेंस्ट। बिलियनियर मतलब बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, जो बिलियनियर में मतलब जिनके पास पैसा है। जैसे 1 बिलियन में होता 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास मनी है, उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट देखे गए इन कंट्रीज़ में। और इसमें देखो इनइक्वालिटी घटने के बजाय बल्कि बढ़ गई, और कि जो और ज़्यादा रिच पर्सन थे वो और ज़्यादा हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। एग्जाम्पल के तौर में देखो फ्रांस कंट्री आपको पता है, एक यहाँ पे बहुत सारे बिलियनियर हैं। एक कंपनी है LVMH, इसके जो मालिक हैं, रिच पर्सन हैं, चेयरमैन है इसके, बर्नार्ड अर्नोल्ट, इनके खिलाफ विद्रोह देखे गए, फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ। और ये दिखाता है कि जो वेल्थ डिस्पैरिटी है वो कितनी बढ़ रही है। मतलब डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, जो धन है उसमें असमानता, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास है ही नहीं, कम है, 2 रोटी खाने के पैसे नहीं है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या है, समाज में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, विद्रोह देखने को मिल रहे हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 और 1 ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, देखो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इसमें डाटा भर सकता है, कोई भी का क्या मतलब है, देश, कोई भी नेशन, कोई कंट्री। किसका है ये? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट वगैरह देती है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है ये। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ये एक एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड पोर्टल है, साइट है ये, मान लो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। इसका भी डेटा रिलीज किया है। इसमें कहा है कि 2022 से लेके अब तक जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन हुआ है। जितना 2022 में फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो 2023 में घट गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं। और इससे पहले भी 2022 से पहले भी जो फॉरेस्ट थे वो डिक्रीज हो गए 2022 में आते आते। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, कंट्रीज अपना डेटा इसमें बताती हैं, और ये 2014 में लॉन्च किया था। इसमें वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे गूगल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, एसरी, विजुअलिटी, और अदर इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसमें। US का एड इंस्टीट्यूशन भी है, USAID। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच में। तो अब जान लेते हैं मेजर फाइंडिंग क्या है अभी जो ये इसका डेटा दिया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच से। इसमें कहा है देखो 4.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया लॉस्ट हो गया है फॉरेस्ट का। इसका मतलब ये है 2022 में देखें हम 10% ज़्यादा, पिछले साल से 10% ज़्यादा फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। और हर एक मिनट में कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन? डिक्लाइन का मतलब रिड्यूस, कम। कितना हुआ है? 11 फुटबॉल फील्ड, जो फुटबॉल का मैदान होता है ना, 11 फुटबॉल के मैदान के बराबर हर एक मिनट में जंगल काटे जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये स्टडी बताती है कि देखो वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट को रीस्टोर करने के लिए कुछ टारगेट रखे हैं। अगर इसी तरह से फॉरेस्ट डिक्लाइन होता रहा तो वो टारगेट अचीव नहीं किए जा सकते। 2030 तक जो डिफॉरेस्टेशन को एंड करने का भी टारगेट रखा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों को काटना, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटना, रिड्यूस करना। तो इसको रोकने का टारगेट है 2030 तक। लेकिन अगर इसी तरह से फॉरेस्ट डिक्लाइन होता रहा तो उसे नहीं रोका जा सकता। वो ग्लोबली डिफॉरेस्टेशन जो रेट है उसको डिक्रीज करने की ज़रूरत है, कम से कम 10% एनुअली 2030 के टारगेट को अचीव करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन जो रेट्स है वो रिड्यूस कितने टारगेट से हो रहा है? 3.1% टारगेट से हो रहा है 2022 में अगर देखें तो। लेकिन ज़रूरत कितना है? 10% कम से कम हर साल रिड्यूस किया जाए
जंगलों को काटना कम किया जाए। इसमें देखो 2030 तक का टारगेट है कि 350 मिलियन हेक्टेयर जो ऑलरेडी फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर करना। ओवरऑल जो चेंज हुआ है ट्री कवर में, वो देखो 2 डिकेड में देखें हम, पिछले 20 सालों में, 1 डिकेड में 10 साल होता है तो 2 डिकेड में 20 साल हो गए, तो 100 मिलियन हेक्टेयर का लॉस हुआ है फॉरेस्ट में। बहुत सारी कंट्री हैं जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सेकंड नंबर पे, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। इनमें भी देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर है जो वो डिक्लाइन हुआ है, लॉस हो गया 2022 में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 44,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड है जो प्राइमरी फॉरेस्ट लैंड है, जो 2021 और 22 के बीच में डिक्रीज हो गई है, प्राइमरी फॉरेस्ट डिक्रीज हो गया है। और प्राइमरी फॉरेस्ट होता क्या है? प्राइमरी फॉरेस्ट ये होता है, मान लो ये कोई भूमि है, यहाँ पे सदा से ही फॉरेस्ट रहा है, लोगों ने कभी नहीं काटा इसको, लोगों ने कभी काटा नहीं है। एक होता है मान लो लोगों ने यहाँ से काट दिया पेड़, काट के यूज में कर लिए, फिर दोबारा मान लो 10, 15, 20, 50 साल बाद फिर दोबारा पेड़ लगा दिया, फॉरेस्ट डेवलप हो गया। ये फॉरेस्ट नहीं हो प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब जिसको काटा नहीं है, चलता आ रहा है, अपने आप वो उगता आ रहा है, रिसेंट हिस्ट्री में उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हुआ है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है कोई भी, वहाँ पे फॉरेस्ट नेचुरली जो है वो अनडिस्टर्ब है। इसको प्राइमरी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, या ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, या वर्जन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अपने आप मैच्योर हुआ है ये, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम भी है यहाँ पे, जंगली जानवर हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटी के पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे, कैनोपी लेयर है, जो वेजिटेशन है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, सब यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस क्या हुआ है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी फॉरेस्ट की? देखो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट तो करता ही है प्राइमरी फॉरेस्ट, और जो कार्बन है उसको स्टोर करके रखता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। तो एक बार अगर ये लॉस्ट हो गया तो दोबारा से सेकेंडरी फॉरेस्ट जो होगा रिस्टोर, उसके पास ये क्वालिटी नहीं होगी जो प्राइमरी फॉरेस्ट के पास होती है, ये कैपेबिलिटी नहीं होगी जो प्राइमरी फॉरेस्ट के पास होती है। तो यही है इसकी सिग्निफिकेंस, और यही टॉपिक थे आज के।